तो आप सभी का हमारे कोचिंग विद्यासागर सागर में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का मोशन चैप्टर यानी गति के बारे में पढ़ेंगे। और इसको हम जितना हो सकता है बारीकी से पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसके टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार से हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ताकि आपको दिखाई दे। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले, आज का टॉपिक में है गति और गति के प्रकार। यानी कि हम लोग आज जानेंगे गति और गति के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो गति क्या होती है उसके बारे में और गति के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे इसे मान लीजिए गति किसे कहते हैं। तो गति के बारे में देखिए, अगर बताया गया है सीधे शब्दों में बात करें तो यदि कोई वस्तु जो है अपनी स्थिति के चारों, मान लीजिए कोई वस्तु है, तो कोई वस्तु अगर अपने चारों ओर की वस्तु की तुलना, जैसे मान लीजिए ये वस्तु यहाँ पे है, अगर ये यहाँ है, अगर हम बात करते हैं कि कोई वस्तु, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और ये वस्तु यहाँ पे, और इसकी तुलना में कोई यहाँ पे आ जाए, यानी क्या बोला गया, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है, यानी अपने चारों ओर की वस्तुओं से बदलती रहती है, तो वस्तु को इस स्थिति को गति कहते हैं। वस्तु की क्या बोलते हैं, गति। वस्तु की इस स्थिति को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। अब गति के उदाहरण जैसे कि हम बात करते हैं, गति का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। गति का मतलब मूवमेंट। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई आदमी, ये आदमी यहाँ है, तो यहाँ के बाद यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो ये बदल रहा है ना अपने गति, तो यही बोल सकते हैं। और इसको हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी गति कहलाती है। यानी प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, गति। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, गति कहलाएगी। ठीक है, हम लोग बोलते हैं। तो इसे व्यक्ति का चलना, देखिए यहाँ पे क्या है, व्यक्ति का चलना, पक्षी का उड़ना, पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी, सड़क पर दौड़ती बस। यानी देखिए, अगर चल रहा है तो मूवमेंट हो रहा है, पक्षी का उड़ना तो मूवमेंट हो रहा है, पटरी पर दौड़ रही तो मूवमेंट हो रहा है, सड़क पर दौड़ती बस एवं कार। यदि हम सबसे समान शब्दों में कहें तो किसी वस्तु के चलने को ही गति कहते हैं। कोई वस्तु चला तो क्या बोलते हैं, गति। अब गति के प्रकार की बात करते हैं तो रैखिक गति। रैखिक गति का मतलब देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं तो रैखिक गति जैसे कि मान लीजिए कोई अगर सीधी रेखा में गमन करेगा, तो इस मतलब इसकी गाड़ी देखिए रेखीय सीधा रेखा तो रैखिक हो जाएगा, ये सभी रेखा में देखी जाती है। तो ये सब क्या होता है, अगर वैसी वस्तु जो सीधी रेखा में गमन करती है उसे क्या बोलते हैं, रैखिक गति। देखिए हम लोग इसी में आगे जो बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होती है, इसमें जो होती है वस्तु सीधी रेखा पर चलती है। कहाँ चलती है, सीधी रेखा पर चलती है। अब इसे कोई दौड़ता है तो सीधी रेखा पर दौड़ेगा, पेड़ से पत्ता गिरेगा सीधा गिरेगा। मान लीजिए यहाँ से पत्ता गिर, मान लीजिए पत्ता कोई है, तो अगर पत्ता गिरेगा तो इस तरह से नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, फल की गति भी नीचे की ओर गिरेगी। बंदूक से निकली गोली, देखा है सीधे गति। कैरम खेल में किसी गोटी या बोर्ड से टकराने से पूर्व स्ट्राइकर रख, हमारे टकराने के बाद इसे मान लीजिए यहाँ से, अगर इस तरह से मतलब कैरम बोर्ड होता है, इस तरह से हमारे कैरम बोर्ड होता है, और यहाँ पर अगर गोटी रहेगा, यहाँ से अगर गोटी मारे तो ये सीधा ही जाएगा, टकराने के बाद इधर उधर घूमेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब वृत्तीय गति, तो वृत्त के चारों ओर की गति वृत्तीय गति कहलाती है। यानी ये मान लीजिए कोई वृत्त है और इसके ओर के चारों ओर की गति है। मान यहाँ पे कोई वस्तु घूम रहा है, यहाँ से तो इधर से, फिर यहाँ से आया तो इधर से, तो ये सब गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे एक साइकिल या पार्क के एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलती हुई कार, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति, सब वृत्तीय गति के एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस टॉपिक आगे फिर हम पढ़ते हैं। अब देखिए इसी में आता है दोलनी गति। तो दोलनी गति का मतलब देखिए, दोलनी जैसे ये, इसे घड़ी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये क्या हुआ, यहाँ से पहले इधर जाएगा पूरा, फिर इधर से इधर तक पहुँचेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये दोलनी गति। तो दोलनी गति का मतलब क्या है, डोला है। दोलनी गति का मतलब होता है जो डोला है, उसी को दोलनी गति बोलते हैं। ठीक, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए क्या है, इसमें एक बिंदु के निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, जैसे झूले की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति ये होती है। अब हम भौतिक राशियाँ और उनके प्रकार की बात करें, तो इसे हम बात करते हैं भौतिक राशियाँ। तो ऐसी राशियाँ हैं जिनको निरूपित करने या व्यक्त करने के लिए एक संख्या की आवश्यकता पड़ती है, या उनको प्रत्यक्ष रूप से नापा या गणना किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियाँ। यानी कि भौतिक राशियों की बात करते हैं तो जिन्हें व्यक्त करने के लिए संख्या की बात करते हैं। मान लीजिए हमने बात किया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में से कि दो हमने बात करती संख्या हो गया, और किलोग्राम जो बोले ये हो गया मात्रक हो गया किसका, द्रव्यमान का। तो भौतिक राशियाँ इसे बोलते हैं कि
जिसको लिखने के लिए कोई संख्या की जरूरत पड़ती है, प्रत्यक्ष रूप से नापा या गणना किया जाता है, उसे भौतिक राशियाँ की बात किए थे। अब भौतिक राशि दो प्रकार, सदिश अदिश। तो सदिश का मतलब देखिए क्या होता है, सदिश अदिश। सदिश जिसमें दिशा हो, इसमें क्या हो, दिशा हो, और अ का मतलब होता है ना, तो इसमें दिशा नहीं हो, इसमें दिशा क्या हो, नहीं। अब लेकिन परिमाण की बात करेगा तो परिमाण दोनों होता है। परिमाण किस में होगा, परिमाण इसमें भी इसमें भी होगा। लेकिन दिशा से हम लोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सदिश और अदिश का अंतर किससे रहता है, दिशा से, ठीक। उसके बाद देखिए, अब ये देखिए दोनों में अंतर यहाँ है। तो पहले देखिए सदिश और अदिश की बात करते हैं। तो अदिश की बात करते हैं, तो अभी हमने बताया कि अदिश में, अदिश की बात करें, चाहे अदिश हो चाहे देखिए परिमाण, देखिए अदिश में भी है और सदिश में भी परिमाण है। तो हमें पता किसे चलेगा, परिमाण से, दिशा से। देखिए सही इसमें दिशा है लेकिन दिशा की चर्चा नहीं है। अब इसमें क्या होगा, परिमाण के बदलने पर, परिमाण के बदलने पर ये बदल, क्योंकि इसमें जो रहेगा उसी के बदलने पर बदलेगा। और यहाँ पे क्या है कि परिमाण और दिशा दोनों रहता है, इसलिए दोनों बदलने पर ये बदलेगा। उसके बाद ये क्या होता है, ये गणित के नियम को से हल किया जा सकता है और ये गणित के नियमों से हल नहीं किया जा सकता। अब इसकी से बात करते हैं, इसमें जैसे ऊर्जा, शक्ति, ताप, दूरी। जैसे हम ऊर्जा की बात करें तो इसमें कोई दिशा नहीं होता है। अगर हम पूरब की ओर ऊर्जा मेरा रहेगा 5 यूनिट, लेकिन हम बल लगाएंगे, अगर कोई बल लगाएंगे तो अगर इसे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ वस्तु है, अगर हम इधर की ओर बल लगाते हैं, इधर की ओर बल लगाएंगे तो ये वस्तु इधर की ओर आगे बढ़ेगी। तो ये दिशा होती है, विद्युत की दिशा से दिशा, ये सब क्या होती है, दिशा होती है। उसके हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है मेरा आगे, अब देखिए दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, और दूरी विस्थापन में अंतर, फिर चाल, फिर औसत चाल, वेग, औसत वेग, इसके बारे में जानेंगे। तब दूरी क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि ये बात करें, ये लड़का, अगर ये लड़का की बात करते हैं, यहाँ देखिएगा, ये लड़का अगर यहाँ खड़ा है, ये लड़का यहाँ खड़ा है, तो किसी समय अंतराल में, जैसे मान लीजिए ये लड़का यहाँ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ से यहाँ पे कुछ समय तो लगेगा। तो यही है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ पे आए, तो यानी 2-2 मीटर करके ये आ रहा है, तो ये दूरी कहलाती है। उसके आगे क्यों ना बढ़ते हैं, देखिए हो गया ना। अब विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन की अगर हम बात करते हैं तो किसी वस्तु के, देखिए अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे इस हमारे 2 बिंदु हैं, बात कितने बिंदु बात, 2 बिंदु। तो एक बिंदु ये हो गया मेरा, एक बिंदु क्या यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। तो अगर हमको दूरी की बात कहेगा ना, जो क्या बोलेगा, दूरी की बात कहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमको दूरी की बात कहेगा, किसकी बात कहेगा, दूरी की, तो अगर हमको दूरी की बात करता है तो दूरी देखिए यहाँ से, देखिए ये दिख रहा है, ये और ये जो आ रहा है, ये जो आपके दिख रहा है, ये यहाँ से ये सब दिख रहा है, ये दूरी हो गया। और अगर विस्थापन की बात करेगा तो 2 बिंदु, ये 2 बिंदु भी सीधा मिला देने पर ये हो जाएगा विस्थापन। यानी अगर हम बात करते हैं, ये दोनों जो मेरा आया है इसको बोलेंगे डिस्टेंस, और ये जो आया है इसको बोलेंगे विस्थापन। और इसको डिस्प्लेसमेंट को ही बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन, और इसको बोलते हैं क्या, दूरी। क्या बोलेंगे, दूरी बोलते हैं, ठीक है, इसको दूरी। अब इसी को हम लोग परिभाषा के माध्यम से एक बार देख लेते हैं, यहाँ समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे, तो किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे कोई है, तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया, ठीक है। और कि न्यूनतम दूरी को, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर घूम के इधर से घूम के यूँ घूम के यूँ आया, ये कहलाएगा दूरी। और न्यूनतम दूरी यानी यहाँ से सीधा मिला दिए, तो यहाँ से ये मिला दिए, तो ये कहलाएगा विस्थापन। क्या कहलाएगा, विस्थापन, ठीक है। उसके बाद हम लोग, और ये जो होगा मेरा, ये कहलाएगा दूरी कहलाएगा, ठीक है, दूरी कहलाएगा। अब उसके बाद हम लोग इधर से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे दूरी और विस्थापन में अंतर की बात आ रही है। तो दूरी विस्थापन के अंतर की बात, तो दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किया पूरा पथ। अगर जब हम पूरा पथ तय करते हैं, तो इसे पूरा पथ तय करें तो वो दूरी, और सिर्फ हम 2 बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ बिंदु, तो उसका पीछे न्यूनतम दूरी होगा, विस्थापन कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये नकारात्मक कभी नहीं होगा, ये सदैव सकारात्मक। विस्थापन क्या सदैव सकारात्मक होता है। और इसकी बात करें तो विस्थापन सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन सही दिशा फिक्स होती है और ये किसी भी दिशा में आगे होती है। और अगर हम बात करें तो वक्त के साथ
दूरियाँ कम नहीं होती, लेकिन ये बढ़ सकता है या घट सकता है। ये बढ़ या घट, जैसे मान लीजिए अगर अगर हम बात करें कि यहाँ पे राम था, राम यहाँ से गया और यहाँ से 5 किलोमीटर श्याम के घर गया, और फिर वो वापस यहाँ से लौटा तो फिर ये 3 किलोमीटर दूर होटल में रुक गया। तो अब बताना है कि यह राम आपके घर से ये कहाँ कितना दूरी पड़ा, कितना दूरी तय किया। जब दूरी की बात आएगी तो बोलेगा 5 + 3 यानी 8। और जब विस्थापन की बात आएगी, किसकी बात आएगी, विस्थापन की, तो यहाँ पे बोला जाएगा 5 - 3 = 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग आप समझ गए होंगे। तो यह क्या बोले, विस्थापन मान से कभी कम नहीं होता है, यानी दूरी हमेशा विस्थापन मान किया तो बराबर या बड़ा होगा, कम नहीं होगा। और यह दूरी बराबर या उससे कम होती है। अब इसको देखिए, दूरी को d से और विस्थापन को s से डिनोट किया जाता है। अब वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की पूरी जानकारी देता है और वस्तु की पूरी जानकारी, यानी हम जब दूरी से चलते हैं तो पूरा पथ की जानकारी नहीं देता, कैसा कैसा क्या, और ये पूरी जानकारी नहीं देता। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं चाल। अब चाल क्या होता है, देखिए किसी वस्तु जैसे मान लीजिए यहाँ स्पीड चला, ये देखिए चाल, तो किसी वस्तु द्वारा छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल। इससे अगर हम मान लीजिए कि आप चुना होगा कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में 2 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद आइए, अब यही बात को बोला गया है कि किसी वस्तु द्वारा छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को चाल कहते हैं, यानी प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहते हैं। इसको बोलते हैं प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब दूरी को समय से विभाजित करने के लिए, ठीक, दूरी को समय विभाजित करने से चाल बनती है। अब देखिए यहाँ चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक यदि दूरी को मीटर, समय को सेकंड में, तो इसका समय सेकंड। और यदि अगर दूरी को किलोमीटर में और समय घंटा में, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी में आप देखिए कि अगर किलोमीटर है, अगर मान लीजिए किलोमीटर, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा को कहेगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए, तो हमें किससे गुना करेंगे, तो हमें गुना करेंगे 5/18 से। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा छोटा है। अब अगर मान लीजिए हमको कहेगा इसी में हमको कहेगा क्या, अगर इसी में हमको कहता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, तो इसको गुना, देखिए छोटा से बड़ा हो जाएगा, तो ये ऊपर 18/5 से गुना करना। ठीक है, अब ये 18/5 कैसे आता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कैसे क्या होता है। देखिए ऐसे हम बात करते हैं कि देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना है मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। कितना, 3600 सेकेंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, तो कितना आ गया 5/18। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ हो गया, इसके बाद हम लोग यहाँ से, अब देखिए अब औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल क्या होता है, अधिकतर अवस्था में वस्तु में जब असमान गति चलती है, औसत चाल को हम बोलते हैं कि प्रति एकांक समय, यानी कुल समय और कुल दूरी का अनुपात औसत चाल कहलाता है। यानी अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति करती है, और ऐसी वस्तुओं को गति की दर ज्ञात करने के लिए औसत चाल ज्ञात करते हैं, और इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो तय कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को कहते हैं। और जब वेग की बात आएगी, तो वेग की जब बात आती है तो विस्थापन बटा समय होता है। वेग की बात आएगी तो इसका होगा विस्थापन बटा समय। क्या होगा, विस्थापन बटा समय। उसका देखिए वस्तु का वेग वह राशि है जो चाल और उसकी गति की दिशा देती है। चाल और गति की दिशा देती है वेग, और वेग भी विस्थापन के समान क्या है, सदिश है, क्योंकि वेग में दिशा होती है। वेग का भी मात्रक वही होता है जो चाल का मात्रक होता है, यानी वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा इत्यादि हो सकता है। उसके बाद औसत वेग, जब एक वस्तु सीधी रेखा में
बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, तो हम इसकी गति के दर को, परिणाम को औसत वेग के रूप में, यानी कि हम बोल सकते हैं प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, तो u प्लस v बटा 2 को कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चाल और वेग में अंतर क्या होता है। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल करते हैं और निजी स्थान में चाल को वेग करते हैं। अगर देखिए, अगर कोई किसी भी दिशा में जाएगी, यानी कि इसमें दिशा फिक्स नहीं होता, इसमें दिशा होता है, इसमें दिशा होता है, ठीक है। उसके बाद तो चाल बराबर विवर्त समय और वेग बराबर विवर्त समय, और चाल क्या है अदिश राशि, वेग क्या है सदिश राशि। उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं, देखिए अब उसके बाद यहाँ से देखिए बढ़ते हैं, चाल हमेशा धनात्मक होती है, तो वेग धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। चाल कभी भी शून्य हो सकती है, वेग शून्य हो सकता है। अगर चाल हमेशा वेग से बड़ी या बराबर, वेग हमेशा छोटी या बराबर होता है, ठीक। त्वरण की बात करते हैं, तो वेग में परिवर्तन के दर को आपको बस इतना याद रखना है कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण धनात्मक आ जाता है यदि बढ़ रहा होगा तो धनात्मक, और घट रहा है तो ऋणात्मक आ सकता है यदि वेग घट रहा है तो, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को अवत्वरण या मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। त्वरण का मतलब क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। उसके बाद एक समान त्वरण, तो जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना, बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान चलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु का वेग में अगर समान परिवर्तन होता है तो क्या एक समान होगा, ठीक है, चाहे समय कितना भी छोटा क्यों ना, असमान त्वरण। यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, समय अंतराल बराबर लेकिन वेग में बराबर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो असमान त्वरण या चर कहलाता है। यदि वेग एक समान हो तो वेग में परिवर्तन नहीं होता तो तुरंत शून्य होगा, अगर वेग समान त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा तो तुरंत शून्य होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग इस तरह से पढ़ लिए। अब देखिए इसमें बोला गया है कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि एक समान त्वरण में है, तो एक समान त्वरण में देखिए अभी मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान रूप से बढ़ता है या घटता है, समान रूप से बढ़ता है या घटता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक है। अगर असमान का, तो एक समान रूप से बढ़ता या घटता नहीं है, यानी समान समय अंतराल में असमान रूप से बदलता है तो वस्तु असमान त्वरण कहलाता है। अब दूरी समय ग्राफ, तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस ग्राफ को एक्स अक्ष और दूरी को वाई अक्ष पर परिवर्तित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे एक समान चाल या असमान चाल या विराम अवस्था में। अब देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ एक समान चाल से चल रही है तो इसका गति क्या होगा हमारा, कैसे, अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर में जाती है 20 सेकंड में, अगर यहाँ देखिए 10 जाती है 20 के तो 1/2, अब 20 जाएगी 40, तो बराबर है ना, बस। जब कोई वस्तु समान दूरी समान अंतराल में तय करती है तो इसकी चाल क्या होगी, एक समान, इसकी चाल क्या होगी, एक समान और एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति सरल रेखा होती है। क्या होती है, सरल रेखा। असमान चाल से गति, मान किसी कार की दूरी का समय ग्राफ, देखिए यह समान, देखिए पहले घट रहा बढ़ रहा है, ये समान चाल से है, ठीक है, प्रकृति है। इसके बाद अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए वक्र होता है। अब वेग समय ग्राफ की बात है, वेग समय ग्राफ जो होता है ये विस्थापन बताता है, तो समय को एक्स अक्ष और वाई को, वेग को वाई अक्ष, समय को अगर हम एक्स अक्ष और वेग को वाई अक्ष पर दर्शाया जाए, यदि वस्तु समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं वेग समय ग्राफ, समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन परिणाम को बताता है, विस्थापन के परिणाम को बताता है, ठीक है। एक समान रेखीय गति में वेग में परिवर्तन, तो एक समान रेखीय गति अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि समय के साथ वेग नियत रहता है और इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है, ठीक है। मानी समान वेग रहेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, शून्य हो जाएगा, इतना ही शून्य। अब जैसे मान लीजिए समान वेग का बता देता है, जैसे मान लीजिए वस्तु का वेग अभी भी कितना है 2 मीटर प्रति सेकेंड, फिर बाद में कितना है
2 मीटर पर सेकेंड। फिर बाद में कितना रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड। और जब परिवर्तन कितना होगा 0 का, तो वही 0 हो गया। ठीक, बराबर। देखिए असमान गति में वेग, तो असमान गति में जब वेग के साथ वो परिवर्तित होता है तो इसका मान विभिन्न समय पर, विभिन्न बिंदुओं पर और भिन्न भिन्न होता है। किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन यानी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा।